हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को जोर शोर से जारी रखे हुए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों की पढ़ाई को थोड़ा और तेजी दिलाती हूँ। आज अपन पढ़ेंगे अपने कक्षा 4 का जो भाग सेकंड है, उसमें से जो अपने चैप्टर 15 है उसको पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये है अपना हमारा गौरव। हमारे गौरव का जो फर्स्ट पार्ट है वो भाग फर्स्ट में है, तो आप वो भी पक्का देखिएगा और ये भी देखिएगा क्योंकि अपने क्वेश्चन पेपर है वो यहीं से पुटअप होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो दिया हुआ है इन्हीं में से अपने क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा एक एक लाइन को। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जो रीड लेवल फर्स्ट वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए इसको अपनी नजरों से निकाल लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स दिया गया है, सबसे पहले हमारे गौरव में दिया है चरक। चरक ने क्या काम किया था, ये कैसे हमारे देश का गौरव है। तो देखिए, हमारा देश बहुत प्राचीन है, हमारे यहाँ अनेक महान वैज्ञानिक एवं चिकित्सक हुए हैं। इनमें से एक थे चरक। इनका नाम चरक कैसे पड़ा, इसकी एक मजेदार कहानी है। चरक शब्द का अर्थ है चलने वाला। उन्हें जन सेवा में इतनी रुचि थी कि ये जगह जगह घूमते हुए जन साधारण की चिकित्सा किया करते थे तथा चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया करते थे। इसीलिए लोग उन्हें चरक नाम से जानने लगे। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है चरक संहिता, जिसके 8 खंड है। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट, जड़ी बूटियों, गुण तथा पहचान का वर्णन है। उनकी धारणा थी कि चिकित्सक को दयावान और सदाचारी होना चाहिए। उन्होंने चिकित्सकों के लिए प्रतिज्ञाएं भी लिखी। अब देखिए, इसमें अपना बच्चों को एक्टिविटी दी गई है कि पता कीजिए और लिखिए कि आपके गांव के आसपास कौन आयुर्वेदाचार्य हैं। गांव या शहर में ऐसे कौन से लोग हैं जो आयुर्वेद के अनुसार निःशुल्क उपचार करते हैं। आयुर्वेदाचार्य में क्या क्या गुण होने चाहिए। अपने गांव शहर किसी आयुर्वेदाचार्य से मिलकर उनके द्वारा ली गई शपथ के बारे में जानने और लिखें। बच्चों की एक्टिविटी आपके काम की नहीं है, काम का जो है वो आपको मैं यहाँ बता रही हूँ, बस यही आपके काम के हैं, इनको अच्छे से देख लेना है। आगे देखिए, सुश्रुत ये कौन थी। तो सुश्रुत कौन थे कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही शल्य चिकित्सा विकसित थी। इस क्षेत्र में महर्षि सुश्रुत का नाम प्रमुख है। किसका नाम प्रमुख है, महर्षि सुश्रुत का नाम प्रमुख है अपने शल्य चिकित्सा में। आजकल की प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले कर दिया था। किसने किया था प्लास्टिक सर्जरी जो आजकल अपन कहते हैं, उसका उल्लेख किया था अपने सुश्रुत ने। तो शल्य चिकित्सक के पितामह भी कहलाए जाते हैं कौन, सुश्रुत। वे अपने छात्रों के प्रयोग एवं क्रियाविधि से पढ़ाते थे। वो अपने छात्रों को कैसे पढ़ाते थे, प्रयोग करके क्रियाविधि से पढ़ाते थे। वे चीर फाड़ का प्रारंभिक अभ्यास सब्जियों व फलों से और बाद में मुर्दा शरीर पर करवाते थे। तो वो क्या कैसे करते थे अपना प्रैक्टिस, पहले तो सब्जियों पर करते थे, उसके बाद में जो डेड बॉडीज आने लगी उन पर अपना प्रैक्टिस किया करते थे। उनका विचार था कि चिकित्सक को सैद्धांतिक एवं पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ प्रयोगात्मक ज्ञान में भी प्रवीण होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका मत था कि चिकित्सक को सैद्धांतिक व पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ प्रायोगिक ज्ञान में भी प्रवीण होना चाहिए। तो किसका था, सुश्रुत का था। और जो अपने शल्य चिकित्सा के जनक कौन है, तो वो भी है अपने सुश्रुत। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, उन्होंने शल्य क्रिया के लिए 100 से अधिक औजारों तथा यंत्रों का आविष्कार किया। किसने किया, सुश्रुत ने किया। इनमें से अनेक औजारों का आज भी उपयोग किया जाता है। ओके, आगे सोचिए और बताइए है कि प्रयोग और क्रियाविधि के माध्यम से पढ़ने के क्या लाभ हैं। कि प्रयोग और क्रियाविधि से अगर पढ़ेंगे तो उसका क्या लाभ है कि भाई वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है, हर व्यवसाय के लिए कुछ विशेष औजारों की आवश्यकता होती है। एक शल्य चिकित्सक को किन किन औजारों की आवश्यकता हो सकती है उसके बारे में कहा गया है, आपके काम का नहीं है। नेक्स्ट है, पता कीजिए, लिखिए आपके कौन कौन से काम स्वयं करके सीखे हैं आपने, तो ये भी आपके काम का नहीं है। नेक्स्ट है अपना रानी दुर्गावती, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, तो इस पर गौर कीजिएगा कि ये कौन थी। एक वीरांगना थी। भारत में अनेक वीरांगनाएं हुई हैं। इनमें से एक कालिंजर महाराजा कीर्ति सिंह की पुत्री दुर्गावती थी। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था कीर्ति सिंह। कहाँ के महाराजा थे, कालिंजर के महाराजा थे। और इनकी पुत्री कौन थी, ये दुर्गावती थी। बालिका दुर्गावती बचपन से घुड़सवारी, तलवार चलाने और तैराकी में तेज थी। किसमें तेज थी ये, घुड़सवारी में, तलवारबाजी में और तैराकी में तेज थी कौन, दुर्गावती। आगे है, उनका तीर भाले बंदूक का निशाना अचूक था। इनका तीर भाले बंदूक का निशाना अचूक था। दोनों हाथों से तलवार चलाने का अभ्यास अद्भुत था। क्वेश्चन आ जाए कि दोनों हाथों से तलवार चलाने में निपुण कौन था, तो रानी दुर्गावती थी। बालिका दुर्गा शिव की परम भगत थी। किसकी परम भगत थी, शिव की थी। तो शिव की परम भगत थी। ये भी पूछा जा सकता है कि वो किसकी उपासना किया करती थी, वो शिव की उपासना किया करती थी। वे गढ़ा राज्य की महारानी बनी। कहाँ की महारानी बनी, गढ़ा राज्य की महारानी बनी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उनके पति दलपति शाह थे। इनके पति का नाम पूछा जा सकता है कि किसकी पत्नी थी ये दलपति शाह की पत्नी थी। दलपति शाह की मृत्यु के बाद अकबर की ओर से आसफ खान ने गढ़ा दुर्ग पर हमला बोल दिया और गढ़ा दुर्ग को घेर लिया। किसने हमला करवाया, अकबर ने करवाया। किसने किया, आसफ खान ने किया।
और उसने क्या किया, असफ खान ने उनके दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। कई दिनों तक संघर्ष हुआ। किले के भीतर बारूद खत्म होने के कारण रानी ने अंतिम लड़ाई का निर्णय लिया। जब किले के अंदर जब बारूद खत्म हो गया तो रानी ने सोचा कि भाई अब तो लड़ाई करनी ही पड़ेगी, तो उन्होंने अंतिम लड़ाई करने का निर्णय लिया। रानी घोड़े की लगाम को दांतों से पकड़कर दोनों हाथों में तलवार लेकर वीरता से लड़ी। मुगल सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटती रही। अंत में स्वयं को विकट परिस्थितियों में देखकर अपने ही खंजर से वीर गति को प्राप्त हो गई। ये अंग्रेजों के हाथों से नहीं मरना चाहती थी, इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपने ही खंजर से अपने आप को वीर गति को प्राप्त करा दिया। ओके, आगे देखिए, सोचिए और बताइए कि दैनिक जीवन में हमें भी छोटे छोटे काम करने हेतु साथ जुटाना पड़ता है। जैसे अपनी गलती स्वीकार करना, किसी बच्चे के साथ गलत व्यवहार होने पर उसके खिलाफ बोलना, किसी विषय पर बिना डरे अपने विचार रखना आदि। आप में से कि आपने भी कभी ऐसा कोई साहसिक कार्य किया है तो लिखिए। बच्चों की एक्टिविटी है, आपके काम की नहीं है। भारत की महान वीरांगनाओं की चित्र एकत्र कर कॉपी में चिपकाइए और उनके बारे में पूछताछ कर 4-5 पंक्तियां लिखिए। ये भी आपके काम का नहीं है। आपके काम का है सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक तो रानी दुर्गावती, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल बेहद इंपॉर्टेंट है, गौर से इनको अच्छे से याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या वर्णन है, देखिए कि भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने 562 देशी रियासतों को यह अधिकार दिया कि वे चाहे तो स्वतंत्र रहें, चाहे तो भारत के साथ मिले या पाकिस्तान के साथ मिले। इस स्थिति से निपटने के लिए जिस महान नेता को सदैव याद किया जाएगा वे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब अपना भारत देश स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पर अंग्रेजों ने 562 देशी रियासतों को अधिकार दिया था कि वो चाहे तो अपने स्वतंत्र रह लें या फिर वो पाकिस्तान के साथ जाकर मिल जाएं। तो इसमें अपने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, उन्होंने अपने भारत में रियासतों को एक साथ रहने के लिए उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसीलिए इनको याद रखा जाता है। देखिए, आज का जो अपना भारत बना है, जो भारत का नक्शा है, उसमें जितने राज्य दिखते हैं उसका सारा श्रेय किसको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, इसीलिए ये अपने गौरव हैं। देखिए, शिक्षा पूर्ण कर सर्वप्रथम उन्होंने गोधरा में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया। देश में यह पहला सम्मेलन हुआ जिसमें केवल भारतीय भाषाओं का प्रयोग हुआ। उनके प्रयत्न से गुजरात में बेगार प्रथा बंद हुई। उन्होंने अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया। बारदोली के प्रसिद्ध किसान आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी और तब से वल्लभ भाई सरदार पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो वो दी थी अपने गांधी जी ने। किसने दी थी, गांधी जी ने दी थी। कब दी थी, बारदोली के किसान आंदोलन की सफलता के बाद में दी थी। कब दी थी, बारदोली के किसान आंदोलन की सफलता के बाद में दी थी, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे है अपने कि 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। सरदार पटेल गृह मंत्री बने। सूचना तथा प्रसारण विभाग तथा भारतीय रियासतों का विभाग भी उन्हें सौंपा गया। अपना देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो जैसे ही अपना देश आज़ाद हुआ सरदार पटेल को क्या बनाया गया, गृह मंत्री बनाया गया। उसके बाद में उनको सूचना तथा प्रसारण विभाग भी दिया गया। इसके तहत इन्होंने जितनी भी रियासतें थी उनको एक जगह इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करी। फिर वे उप प्रधानमंत्री बने। इसके बाद वो क्या बनाए गए, वो उप प्रधानमंत्री बनाए गए। सबसे पहले गृह मंत्री बने, फिर सूचना तथा प्रसारण विभाग मिला, उसके बाद में ये उप प्रधानमंत्री बने। अपनी संगठनात्मक कुशलता का परिचय देते हुए उन्होंने अधिकांश रियासतों को भारत में मिलाने में सफलता पाई। केवल कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ में कुछ कठिनाइयां आई। कहाँ कहाँ कठिनाइयां आई, एक तो कश्मीर में आई, एक हैदराबाद में आई और एक जूनागढ़ में आई। हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ, हैदराबाद में तो पुलिस एक्शन भी हो गया था। नवाब ने 5 दिन में घुटने टेक दिए और हैदराबाद भारत में मिल गया। हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ, लेकिन जो वहाँ का नवाब था उसने 5 दिन में ही अपनी हार मान ली और फिर जो हैदराबाद है उसको भी भारत में मिला लिया गया। आगे है कि जूनागढ़ का नवाब प्रजा के विद्रोह से घबरा कर पाकिस्तान भाग गया। जो जूनागढ़ था वहाँ के लोग तो भारत में मिलना चाहते थे, लेकिन वहाँ का जो नवाब था वो भारत में नहीं मिलना चाहता था। लेकिन क्योंकि प्रजा भारत में मिलना चाहती थी उन्होंने विद्रोह कर दिया और उनके विद्रोह को देखते हुए वहाँ का जो नवाब था वो डर गया और डर कर वो पाकिस्तान भाग गया। ओके, सभी रियासतें भारत का अभिन्न अंग बन गई और सभी रियासतें यहीं पर क्या होगी, अपने भारत का अभिन्न अंग बन गई। अपना प्यारा भारत देश जो आज है वो वैसा बन गया। अपने 75वें जन्मदिन पर उन्होंने देश को संदेश दिया था, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ। वह आज भी सबके लिए सार्थक है। क्वेश्चन बन सकता है कि किसने कहा था कि उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ, तो किसने कहा था, ये अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था अपने 75वें जन्मदिन पर। आगे देखिए, अपना चैप्टर यहाँ पर खत्म हो चुका है कि अपन ने क्या क्या सीखा। ये आपके काम की है नहीं कि टीचर्स क्या करते हैं, बेगार प्रथा क्या थी, ये सब बच्चों के करने की एक्टिविटीज़ है, तो ये आपके काम की नहीं है। अपने तो काम का बस लास्ट है कि अपन ने इस चैप्टर का सार क्या निकला, कि अपन ने क्या सीखा कि महापुरुष हमारे गौरव है,
चिकित्सकों में दया और सदाचार के गुण होने चाहिए। भारत में प्राचीन काल से महान वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने समाज हित में काम किया है। भारत में अनेक वीरांगनाएं व महापुरुष हुए हैं जिनसे हम अपने जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये अपना यहाँ पर चैप्टर पूरा खत्म होता है। इसमें से फ्रेंड्स अगर अपन आउटकम देखें, अगर अपन आउटकम देखते हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर देखा जाए तो आपको सिर्फ एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरी जीवनी अच्छे से देख लेनी है। इसके साथ ही आपको रानी दुर्गावती के बारे में भी पढ़ लेना है, और जो अपने चरक और सुश्रुत हैं उनके बारे में बस इतना आपको पता होना चाहिए कि अपने जो सुश्रुत है, शल्य चिकित्सा जनक कौन है, सुश्रुत है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने 100 से ज़्यादा औजार बनाए थे। और सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी का या शल्य चिकित्सा का कार्य किसने शुरू किया था, सुश्रुत ने किया था। और यहाँ पर अपने चरक के बारे में पूछे कि उनका नाम कैसे पड़ा और उनके नाम का अर्थ क्या है, ये भी आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए। तो ये अपने पूरा चैप्टर खत्म होता है हमारे गौरव पाठ 15। अब अपन पढ़ेंगे अपने हमारे राष्ट्र प्रतीक। तो चलिए फ्रेंड्स ये भी इसी में पढ़ लेते हैं। वैसे तो सबको पता ही है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं आपको इसमें बताने लायक, अपने को सबको पता है, तो ये अपन इसी में ऐड कर देते हैं। फटाफट अपना ये चैप्टर भी हो जाएगा, जिसमें अपने सामने है राष्ट्रीय ध्वज। सबको पता है अपना राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया सबसे ऊपर, फिर सफ़ेद होता है, फिर हरा होता है। इसके बाद में बीच में इसमें अशोक चक्र बना हुआ है, जिसमें 24 तिलियाँ पाई जाती हैं। थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा कि अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ पाई जाती हैं, 24 तिलियाँ पाई जाती हैं। अब आगे देखिए कि अपना जो राष्ट्र गीत है, राष्ट्रगान है, सबको वैसे तो पता ही है, लेकिन फिर भी आंखों में से निकाल लीजिए कि राष्ट्रीय गान है वो कौन सा है, जनगण मन है। ये क्या है, एक राष्ट्रीय एकता को प्रेरणा देता है। नेक्स्ट अपना जो राष्ट्र गीत है वो कौन सा है, वंदे मातरम है। ये हमारे संविधान में समस्त राष्ट्र गीत है, ये हमारे संविधान में सम्मत राष्ट्रगीत है। यह संस्कृत व बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। वंदे मातरम जो अपना राष्ट्रगीत है वो कौन सी भाषाओं में लिखा गया है, वो संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखा गया है। एक कि फ्रेंड्स अपने जो वंदे मातरम जो अपना राष्ट्रगीत है ना, इसकी तो धुन बदली जा सकती है, पर जो अपना राष्ट्रगान है ना, जन गण मन, उसकी धुन नहीं बदली जा सकती। तो इसको अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा, किसकी धुन बदली जा सकती है, राष्ट्रगीत की बदली जा सकती है, और किसकी नहीं बदली जा सकती, तो राष्ट्रगान जन गण मन है उसकी धुन नहीं बदली जा सकती। नेक्स्ट अपने राष्ट्र चिन्ह जो कौन सा अपने सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो ये अपनी चारों दिशाओं में जो शेर हैं वो बैठे हैं, वो अपना राष्ट्र चिन्ह है। इनका सबकी पीठ जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये है अपना राष्ट्र चिन्ह सारनाथ का अशोक स्तंभ। आगे है अपने पता कीजिए कि अपना राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो राष्ट्रीय पंचांग है अपना शक संवत। फिर अपने से पूछा गया राष्ट्र पक्षी कौन है, नीली गर्दन वाला मोर है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, वो अपने कमल है, झील तालाबों में मिलता है। राष्ट्र वृक्ष क्या है, लटकती जड़ों वाला बरगद है। राष्ट्र नदी क्या है, अपनी हिमालय से निकलने वाली पवित्र नदी गंगा है। फिर अपना राष्ट्रीय पशु धारियों वाला जंगली जानवर कौन सा है, वो है अपना टाइगर। नेक्स्ट है अपना राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय फल अपना आम है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है, मेजर ध्यानचंद का खेल है अपने हॉकी। फिर राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, अपना रुपया। ये आपको राष्ट्र की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जनरल है अपने एकदम, कि आपके सामने सारी चीज़ें होनी चाहिए कि अपने राष्ट्र के प्रतीक कौन कौन से हैं। अब आता है अपना पाठ 17। थोड़ा सा आपको इसमें देखना पड़ेगा कि अपने पाठ 17 में थोड़ा सा राजस्थान का ही वर्णन किया गया है। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिए, और चैनल को दिल खोलकर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेले वाला चैप्टर है, राजस्थान के मेलों के बारे में बताया गया है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पूरा पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों का धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और चैनल पर कंटिन्यू बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।